हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, एडुफेस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप जान रहे हैं, इस चैनल पर 10th लेवल के क्लासेस चल रहे हैं। तो इस कड़ी में आज हम लोग संस्कृत पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी फिजिक्स आप देख रहे हैं, फिजिक्स का क्लास चल रहा है। इसके बाद केमिस्ट्री का आएगा, मैथ का आएगा। 26 जुलाई से मैथ का आपका स्टार्ट होगा और संस्कृत का। तो संस्कृत में इंग्लिश का भी सुबह 10 बजे आता है बैकअप्स का क्लास ना, जिसमें एंटोनिम्स सिनोनिम्स आपको बताया जाता है। मैं ही क्लास लेता हूँ। वैसे है कि प्रयास में कि आपको टोटल सब्जेक्ट मिले इस पर कंप्लीट, ठीक है, और इसका कोर्स भी कंप्लीट कराया जाएगा। तो अभी हम लोग संस्कृत पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा कि अक्सर ये होता है, कोई भी स्टूडेंट्स मेरे पास आता है संस्कृत के लिए, तो सबसे फर्स्ट पहला जो बातें होती हैं उसकी हमसे, वो ये कि सर मैं संस्कृत में कुछ नहीं जानता, मैं संस्कृत में जीरो हूं, एकदम स्टार्ट कीजिएगा। तो नो डाउट आप भी ध्यान दीजिएगा कि आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होने जा रहे हैं। यदि आप जानते भी हैं कोई बात नहीं, आप रिवीजन हो जाएगा आपका। नहीं जानते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको हम स्टार्टअप देने जा रहे हैं। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, और जहां भी आपको दिक्कत हो, कंफ्यूजन हो, आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, उसके आपको समस्या को दूर किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले संस्कृत व्याकरण, इसके बारे में बता चुके हैं कि व्याकरण क्यों, क्योंकि व्याकरण के बिना आप किताब नहीं समझ पाएंगे। दोनों हम लोग चलेंगे लेकर के ना, रूटीन रहेगा आपका। कभी बुक पढ़ेंगे और कभी व्याकरण पढ़ेंगे, लेकिन मैक्सिमम व्याकरण का सिलेबस दे चुके हैं। इसके पहले वीडियो में आ चुका है, आप सिलेबस देख लीजिएगा। क्या पोर्शन है, सिलेबस नहीं पोर्शन है ना, क्या क्या आपको पढ़ना है। तो आज स्टार्ट करते हुए पहले आप समझ लें कि आगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि जो आगे जो भी वीडियो बने आप तक पहुंचे, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टार्टिंग कि व्याकरण जो है ना, वो स्टार्ट किससे होता है, ये मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं ना, कि व्याकरण जो है शुरुआत में किससे स्टार्ट होता है। क्या चीज हम लोग शुरू करते हैं व्याकरण पढ़ने के लिए, वो हिंदी व्याकरण हो, इंग्लिश ग्रामर हो, या संस्कृत व्याकरण हो। जब हम ग्रामर को शुरू करने जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले कौन सा टॉपिक होता है, मैं ऑप्शन आपको दे रहा हूं, ठीक है। देखिए, पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा वर्ण, ये चौथा वाक्य। ये 4 ऑप्शन है। प्रश्न है कि व्याकरण की शुरुआत इन चारों में से किससे होती है। समझ रहे हैं आप? टिक कीजिए, बताइए, ऑप्शन उसमें लिखिए, कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में आप लिखिए, लाइव चैट जो होता है, कि इस चारों में से कौन सही होगा। ओके, समझ रहे हैं? हाँ, ठीक। तो इसमें बिल्कुल सही पकड़े हैं आप, वर्ण, ठीक है ना। वर्ण जिसको आप लेटर कहते हैं इंग्लिश में, लेटर, इंग्लिश में भी लेटर होता है, जिसको आप वर्णमाला को अल्फाबेट कहते हैं, अल्फाबेट, और हिंदी में उसका वर्णमाला होता है। तो संस्कृत में भी सबसे पहले वर्ण, क्योंकि जिस तरह से आप साइंस में पढ़े हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है वो सेल होता है ना, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम, फिर बॉडी बनता है। उसी तरह से यहाँ भी कोई भी साहित्य हो, लैंग्वेज हो, उसमें सबसे पहले उसका अल्फाबेट होता है। अल्फाबेट के बाद फिर वर्ड बनता है, शब्द बनता है, उन्हीं वर्णों के मेल से शब्द बनता है। फिर शब्द जब मिलते हैं तब क्या बनेगा, सेंटेंस, वाक्य बनता है। और बहुत सारे फिर वाक्य मिलते हैं तो एक पैसेज, पैराग्राफ बनता है। बहुत सारे पैराग्राफ मिलता है तो एक पाठ बनता है, लेसन बनता है। और फिर बहुत सारे लेसन मिल करके एक बुक बनता है, किताब बनता है। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, वर्ण से। तो हम लोग आज वर्ण के बारे में समझने जा रहे हैं कि वर्ण क्या है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इनका इतिहास क्या है वर्णों का। क्या स्टार्टिंग में आप हिस्ट्री पढ़े हैं ना, हिस्ट्री में कौन थे पहले, जब सभ्यता की शुरुआत हुई तो सिविलाइजेशन है ना, तो सिविलाइजेशन से पहले क्या था, अर्ली मैन थे, आदि मानव,
कोई साउंड नहीं था, मैंने कोई लैंग्वेज नहीं था, कोई वर्ड नहीं था उसमें। लोग बस ऐसे ही आवाज करते थे, चिल्लाते थे, इशारा करते थे और कम्युनिकेट करते थे, आपस में बातचीत करते थे। वर्ण नहीं थे, शब्द नहीं थे। बाद में वर्णों का आविष्कार हुआ। तो आप जान लीजिए हुई वर्ण कैसे उत्पन्न हुए। तो काल्पनिक कहिए, जो भी कहिए, है ना, उनमें लिखा हुआ है कि भगवान शंकर, शिव जी कैलाश पर्वत पर डमरू बजाए, तो उस डमरू के आवाज से साउंड जो निकला, उसी साउंड में ये वर्ण छुपे हुए थे। तो उसमें कितने वर्ण निकले, कितने साउंड निकला? 14 ना, 14 को, ठीक है, 14 सूत्र, 14 सूत्र। इनको हम लोग कहते हैं माहेश्वर सूत्र, माहेश्वर सूत्र, ठीक है ना, देख लेंगे माहेश्वर सूत्र। और इन्हीं सूत्रों से ये 14 को है, जैसे एग्जांपल में आपको दे रहा हूं, वैसे आप देख लीजिए, दिया हुआ है 14 माहेश्वर सूत्र, ठीक है ना। ये माहेश्वर सूत्र है और इनसे प्रत्याहार बनता है। इन्हीं में स्वर और व्यंजन दोनों वर्ण हैं, स्वर और व्यंजन दोनों वर्णों की उत्पत्ति हुई है। जैसे इसमें पहला आता है अ, ई, उ, अड़, आई ऊण। दूसरा री, 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 रिक। तीसरा ए, ओंग, ए, ओंग। चौथा ऐ, औच, ऐ, औच, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ देख रहे हैं आप, माहेश्वर सूत्र है सब। अब इन सूत्रों से प्रत्याहार बनता है। क्या बनता है? प्रत्याहार, ठीक है ना, प्रत्याहार बनता है। माहेश्वर सूत्र से प्रत्याहार, और प्रत्याहार जो बनता है, प्रत्याहार ना, ये प्रत्याहार बनाया जाता है। वो प्रत्याहार खैर आपको नहीं पढ़ना है, वो संस्कृत माध्यम से जो पढ़ते हैं उनको विस्तार से इसको पढ़ना है, बट आपको बता दिए कि वर्णों की उत्पत्ति कैसे हुई। अब वर्ण को जान लीजिए कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वह मूल ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा न किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं, जिसको तोड़ा न जा सके, अखंडित होता है वर्ण। सबसे छोटी इकाई है, व्याकरण की सबसे छोटी इकाई जिसका टुकड़ा न किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण के कितने भेद हैं? 2, मुख्य रूप से 2, स्वर और व्यंजन, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो आज हम लोग इन स्वर और व्यंजन वर्णों के बारे में जानते हैं। स्वर वर्ण किसे कहते हैं जान रहे हैं आप ना, लिखवा नहीं रहे, आप लिख सकते हैं बोर्ड पर। कितना हम लिखवाएंगे ना, आप नोट करते जाएंगे, बोल दे रहे हैं आप नोट कर लेंगे, ठीक है। स्वर वर्ण वैसे भी ये छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, और इसमें आपका क्लियर होगा कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतः होता है, बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतः होता है उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। इसमें किसी की हेल्प नहीं लेना होता है, स्वयं उच्चरित होते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ ना, ये स्वर वर्ण है। संस्कृत में इनकी संख्या 11 है, 11 स्वर वर्ण 11 है। अब आया स्वर वर्णों के भेद। स्वर वर्ण कितने तरह के हैं? तो स्वर वर्ण जो है वो 3 तरह। वर्ण में हम लोग चल रहे हैं, वर्ण, वर्ण में हो गया स्वर, स्वर वर्ण, और दूसरा व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण। ये 2 वर्ण हुए। अब स्वर वर्णों के 3 हैं ना, ह्रस्व, ह्रस्व स्वर, दीर्घ, दीर्घ स्वर, और तीसरा है प्लुत, प्लुत स्वर। ये 3 स्वर वर्ण हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व जो होता है अ, छोटी ई, छोटा उ और री, ये ह्रस्व स्वर है, ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं।
देखिए आपके ये पोर्शन में नहीं, सिलेबस में नहीं है, बट व्याकरण आपको पढ़ना है तो वर्ण को पढ़ना जरूरी है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि फर्स्ट वीडियो है, इसके बाद आप लोग स्टार्ट होगा संधि ना। संधि से स्टार्ट करेंगे आपका जो पोर्शन है 10th क्लास 10th लेवल का। और कहने का 10th लेवल है, पढ़ना तो सबको है, वो 6 में हो या 5 में हो या 4 में हो। संधि अगर पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई नुकसान नहीं है ना। लेवल बस है कि 10th का है। और वर्ण अभी आपको हम बता रहे हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। एक मात्रा का जिनमें समय लगता है, छोटा जिसको आप ह्रस्व माने छोटा होता है और दीर्घ मीन्स बड़ा होता है। ऐसे शब्दार्थ भी जानते हैं, दीर्घ मीन्स बड़ा होता है। तो दीर्घ स्वर में अब इसी का हो जाएगा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री, ए, है ना, ये सब दीर्घ स्वर में आ जाएंगे। और प्लुत स्वर होता है जो 3 मात्रा माने 2 से अधिक मात्रा का समय लगता है। जैसे आप किसी को पुकारते हैं, हे राम यहाँ आओ ना, तो वहां हे जो कहते हैं, हा में ए जो लगा होता है वो प्लुत होता है, ठीक है ना, क्योंकि उसका उच्चारण लंबा होता है, खिंचाता है। इसलिए व्यंजन में आते हैं। व्यंजन जो है इनके 4 भेद हैं। पहला है स्पर्श, स्पर्श, दूसरा अंतस्थ, अंतस्थ, तीसरा उष्म, ठीक है, उष्म, और चौथा अयोगवा, अयोगवा। ये 4 व्यंजन वर्ण हैं। तो अभी आपको हम बता दें कि स्पर्श जो है वो क से म तक, क से म तक ये स्पर्श है। इनकी संख्या कितनी है? 25। श्लोक है संस्कृत में, इसके लिए याद रखने के लिए, कादयो मांसाना स्पर्शा। कादयो, क आदयो माने क आदि, म अवसाना, है ना, लिख दें। ये होता है, देखिए, कादयो मावसाना, कादयो मावसाना स्पर्शा, स्पर्शा। संधि विच्छेद करेंगे तो क आदयो, देखिए यहां पर है, क आदयो, मावसाना, म में से आ निकाल देंगे तो म अवसाना, अवसान माने अंतिम, समाप्ति पर। तो क से लेकर म तक स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, स्पर्श, ठीक है। ये सूत्र है आपका, कादयो मावसाना स्पर्शा, क आदि म अंत तक स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। यरलव अंतस्था, ठीक है। अंतस्थ में क्या है? यरलव, य, र, ल और व, ये 4 हैं, ठीक है ना। ये 4 हैं, इनकी संख्या 4 है। यरलव अंतस्था, 25 से 4 29 ना, 29 हो गया। और उसमें में तीनों स, तलावी स, मूर्धनी स, दंत स और ह, ये जो होते हैं उष्म होते हैं। इनकी भी संख्या 4 है। टोटल कितना हो गया? 33, 33 और ये 11। स्वर वर्ण 11, 11 और व्यंजन वर्ण 33, 33, ठीक है। अयोगवा है वो अनुस्वार जो होता है ना, और विसर्ग अयोगवाह में आता है। तो ये 33 व्यंजन है और 11 स्वर है। आगे अब हम लोग आज इस वीडियो में इन स्वरों के बारे में, पहले तो ध्यान रखिएगा कि किसको क्या है, अब इसका नाम क्यों पड़ा है ऐसा ये भी जान ले, ठीक है ना। तो स्पर्श, क से म तक स्पर्श है। स्पर्श मतलब क्या होता है? छूना, टच करना, ठीक है। तो क से म तक जितने वर्ण हैं उनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, छूती है, टच करती है, इसलिए इसका नाम है स्पर्श। और लास्ट वाला उष्म, तीनों स और ह, इनको उच्चारण करते समय हमारे मुंह से उष्मा ज्यादा निकलती है। उष्मा माने हवा। यदि आप स कहते हैं या ह कहते हैं तो पूरा पेट खाली हो जाता है ना। ह, स, कोई भी तीनों में से कोई स बोलिएगा तो
तो उष्मा ज्यादा निकलती है, इसलिए इसका नाम पड़ा उष्म, उष्मा अधिक निकलने की वजह से। और उष्म और स्पर्श ये दोनों के बीच में है एयर लवा, इसलिए इसका नाम है अंतस्थ। अंत स्थित अंतस्थ, जो बीच में स्थित होता है। अंत स्थित, अंत माने अंदर में, बीच में, स्थित माने स्थित है, वो अंतस्थ है। अस्थ माने स्थित है, तो बीच में स्थित है। तो नामकरण हो गया, समझ गए कि इनका नाम क्यों ऐसा पड़ा। अब अगला जो टॉपिक हम लोगों का होगा, ठीक है, इंटरेस्टेड है, समझते जाएंगे, क्योंकि ये मान लेते हैं इन फ्यूचर कभी भी आप कंपटीशन का भी एग्जाम देते हैं तो ये आता है। कंपटीशन एग्जाम में भी आता है, उच्चारण स्थान पूछ देता है, वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ से है ना, ये कैसा वर्ण है, उष्म है कि स्पर्श है कि योगवाह है, ठीक है। अब इसको स्पर्श व्यंजन को एक और नाम है, वो भी आप जान ले, वर्गीय व्यंजन। ध्यान रखेंगे, वर्गीय व्यंजन नोट करते जाएंगे। नाम है वर्गीय व्यंजन। देखिए स्पर्श, स्पर्श व्यंजन जो है इसी को वर्गीय व्यंजन कहते हैं। वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन क्यों? क्योंकि ये वर्ग बनाता है। वर्ग समझते हैं ना, वर्ग मीन्स और सीबीएसई है, स्क्वायर, वर्ग ना। देखिए यहाँ पर वर्गीय है तो वर्ग, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, स्क्वायर। अब स्क्वायर कैसे बनाता है? तो ये 25 हैं और 5 ग्रुप में बटे हुए हैं ना, तो 55 से 25 चारों साइड इक्वल हो जाता है। देख लीजिए, क ख ग घ अंग, केवल एक लिख दिए, फिर च, इसी तरह से छ ज य ट ठ ड ढ अण त थ द ध न प फ ब भ और लास्ट में म। पूरा हो गया 25। अब आप गिनिए, इधर से कितने वर्ण हैं? 5। इधर से कितने मिल रहे हैं आपको? 5। इधर से 5 और इधर से 5। देखिए चारों साइड से 5 हैं। क च ट त प, ये प्रथम वर्ण कहलाता है, प्रथम वर्ण, और ये पंचम वर्ण। और इधर से क वर्ग हो गया, ऐसे पढ़ेंगे तो इसको बोलेंगे क वर्ग। ये क्या है? क वर्ग। इसी तरह सबका वर्ग बनते जाएगा, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। 5 वर्ग हो गए। तो 5 वर्ग हो गए, ये पूरा मिल करके वर्ग बना रहे हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा वर्गीय व्यंजन। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट अभी आप देखें कि वर्गीय व्यंजन उसको क्यों कहते हैं, है ना, ये चीज समझ गया। अब अगला टॉपिक हम लोगों का होगा उच्चारण स्थान। देखिए उच्चारण स्थानानि ना, वर्णानाम उच्चारण स्थानानि, वर्णानाम, वर्णानाम मतलब वर्णों का उच्चारण स्थान। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा कि उच्चारण स्थान, किन वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है ना, अभ्यंतर बाह्य किस तरह से उच्चारण होता है, उसमें कंठ है, तालु है, मुर्दा है, दांत है, होठ है ना, कंठ होष्ठ है, नासिका है, तो किन वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, पढ़ेंगे। ओके, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद वर्णों को उच्चारण स्थान करने के बाद फिर हम लोग संधि स्टार्ट करने जा रहे हैं, और संधि के बाद बुक पढ़ेंगे, किताब जो हम लोग का है SMOC, उस किताब को स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, धन्यवाद।